हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आपका स्वागत करते हैं हम अपनी साइंस की सीरीज में। तो दोस्तों, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की है और आज फोर्थ क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास और करा दी हैं जिसमें सारे आरआरबी में पूछे गए इंपोर्टेंट यानी प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने 80 क्वेश्चंस करा दिए हैं और आगे आज स्टार्ट करते हैं 81 से, जिसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि किसी वोल्ट मीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? वोल्ट मीटर। तो दोस्तों, इसके नाम में आ रहा है वोल्ट, वोल्ट से बनेगा वोल्ट, वोल्टेज, और वोल्टेज का मतलब विभवांतर। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? विभव को यानी विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यानी रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो सभी काफी बार, कम से कम 3-4 बार पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सभी क्वेश्चनों को करिए और वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों, एक होता अमीटर और एक होता गैल्वेनोमीटर। अमीटर का उपयोग धारा को यानी करंट को नापने के लिए करते हैं और गैल्वेनोमीटर का उपयोग करंट को मापने के लिए करते हैं, लेकिन इसका उपयोग धारा की दिशा को भी पता लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक ऐसे यंत्र होता है जो धारा को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिशाओं में माप सकता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं धारा की दिशा को मापने के लिए। इसका उपयोग किस लिए करते हैं दोस्तों? धारा की दिशा को मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है धारा की दिशा को मापने के लिए और आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 और 83। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मोटर गाड़ी आपने देखा ही होगा, बाइक होती है, बाइक में भी एक मीटर लगा होता है जिसमें किलोमीटर से नापता है। तो वही उसी को बोलते हैं ओडोमीटर। तो मोटर गाड़ियों में जो दूरी नापता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? ओडोमीटर। ओडोमीटर। ओडोमीटर हमारी बाइक में भी लगा होता है और वो किसको नापता है? दूरी को नापता है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ओडोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ओडोमीटर, वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। वाहन की गति को जानने में कौन मदद करता है, यानी स्पीड को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्पीडोमीटर। स्पीड को मापने के लिए स्पीडोमीटर, बहुत ही आसान है, स्पीडोमीटर। तो गाड़ियों में स्पीड को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? स्पीडोमीटर का। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डैश इको लोकेशन का प्रकार है, यानी इको लोकेशन का किस चीज का प्रकार है? इको लोकेशन। तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है इको लोकेशन। इको लोकेशन, इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों समुद्र के अंदर या पानी के अंदर किसी भी वस्तु को पता लगाने के लिए, यानी पानी की गहराई को मापने के लिए, या समुद्र की गहराई को मापने के लिए भी हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इको लोकेशन। इसी प्रकार समुद्र की गहराई को मापने के लिए एक यंत्र का और प्रयोग करते हैं जिसका नाम है सोनार। सोनार। दोस्तों, इको लोकेशन किसका प्रकार हो जाएगा? सोनार का, यानी सोनार का प्रयोग भी समुद्र की गहराई यानी पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार
इको लोकेशन का भी किया जाता है। तो इको लोकेशन किसका प्रकार हो जाएगा, सोनार का प्रकार हो जाएगा। और इस प्रकार जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा सोनार। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 86। अगले क्वेश्चन में पूछा गया विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी हमने किया था विभव या विभवांतर को मापने के लिए विभवांतर। दोस्तों विभवांतर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। तो घरों में वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। कौन सी यंत्र का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। तो दोस्तों विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर का। तो वोल्ट मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अमीटर ऑप्शन नंबर एक, अमीटर से हम करंट को नापते हैं यानी विद्युत धारा को मापते हैं। और विभव मापी गैल्वेनोमीटर का प्रयोग भी हम करंट को मापने के लिए यानी करंट की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या पूछा गया है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अमीटर है, अमीटर वो किससे संबंधित है, विद्युत धारा से। तो आपको बताना जो ओम मीटर है वो किससे संबंधित होगा। तो दोस्तों अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, अमीटर का। यानी अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ओम को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी ओम मीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध को। ओम किसकी इकाई होती है दोस्तों, प्रतिरोध की। तो इसी प्रकार ओम मीटर का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए करते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 88। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। हवा की शक्ति और वेग, हवा यानी कि एयर की शक्ति और वेग। दोस्तों हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, आपको याद होना चाहिए। इसके लिए करते हैं हम एनीमोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध को नापने के लिए, दूध का घनत्व नापने के लिए या दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए। और स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, हमने बताया था स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है टेम्परेचर यानी तापमान को मापने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम वर्क टर्म है उसको स्टार्ट करेंगे। 89 क्वेश्चन पूछा गया है कि मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या मापता है। अभी हमने बताया था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अभी पूछा गया था कि ओडोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ओडोमीटर दोस्तों क्या मापता है, जो गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसी को ऑडोमीटर कहते हैं। तो ये क्या नापता है दोस्तों, दूरी। क्या नापता है, दूरी। यानी ऑडोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे सारे खत्म हो चुके हैं और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम वर्क। दोस्तों कार्य से एक या दो क्वेश्चन तो 100% पूछे ही जाते हैं, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला है वर्क। इसलिए वीडियो को दोस्तों ध्यान से और पूरी देखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य यानी कि वर्क। तो
सबसे पहले दोस्तों वर्क यानी कार्य को देख लेते हैं। वैसे कार्य होता क्या है? कार्य दोस्तों क्या होता है? तो बल, कार्य क्या होता है दोस्तों? बल, और बल की दिशा में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है, जितनी दूर चलती है, उनके गुणनफल को क्या बोलते हैं? कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य को बोलते हैं वर्क। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों W बराबर क्या होता है? F इंटू डी कॉस थीटा। दोस्तों ये वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो वर्क पे आधारित यानी कार्य पर आधारित हम क्वेश्चनों को अब देखते हैं कि वर्क पे आधारित कौन कौन से क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी यानी रेलवे के एग्जाम में कौन कौन से वर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वर्क एंड टाइम यानी वर्क से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है? तो दोस्तों जिसमें केवल परिमाण होता है उसको बोलते हैं अदिश राशि। ऐसी राशियां यानी ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण पाया जाता है, केवल परिमाण, उन्हें क्या बोलते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाई जाती है उन्हें बोलते हैं दोस्तों सदिश राशि। सदिश में क्या होता है दोस्तों? परिमाण प्लस दिशा दोनों होते हैं। तो ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि बोलते हैं, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा, सॉरी यहाँ पे आएगा दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा यानी दोनों चीजें पाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं सदिश राशि। तो आपसे अदिश राशि पूछी गई यानी ऐसी कौन सी राशि है जिसमें केवल परिमाण है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्य। क्योंकि कार्य दोस्तों कैसी राशि होती है कि अदिश राशि होती है। संवेग, विस्थापन और बल ये सभी सदिश राशियां हैं, और कार्य कैसी राशि हो जाएगी? अदिश। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो अधिक कार्य जानने के लिए हमको पता होना चाहिए संवेग, जिसका संवेग ज्यादा होगा वही वस्तु क्या कर सकती है? अधिक कार्य कर सकती है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, यानी कि या तो द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए या फिर वेग। तो दोस्तों हर वस्तु का द्रव्यमान तो सेम रहेगा, यानी जो संवेग है वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पर निर्भर करेगा? वेग पर। यानी जिस वस्तु का वेग ज्यादा होगा वही वस्तु अधिक कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आप ऑप्शन नंबर ए घूमता हुआ पहिया, या बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों सभी में क्या होगा? बंदूक की एक चलती हुई गोली, हमें पता है बंदूक की गोली का जो वेग होता है वो बहुत स्पीड से चलती है, यानी उसका वेग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसी का संवेग ज्यादा हो जाएगा। बंदूक की गोली, तो दोस्तों बंदूक की गोली का वेग ज्यादा होता है, और जब वेग ज्यादा हो जाएगा तो उसका संवेग ज्यादा होगा, और संवेग ज्यादा होने का मतलब है कि वो वस्तु अधिक कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कार्य में डैश है, यानी कार्य में क्या होता है? कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दोस्तों यही आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि कार्य में क्या होता है? कार्य में केवल परिमाण होता है, क्योंकि ये अदिश राशि होती है, इसमें केवल परिमाण पाया जाता है, परिमाण, दिशा नहीं होती है दोस्तों। तो कार्य में क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है
और 20 जूल का कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है, आपको F दिया है यानी 20 न्यूटन का बल, और वस्तु विस्थापन यानी 2 मीटर दिया है, और वर्क दिया है कितने जूल का कार्य होता है, 20 जूल का इसमें कार्य होता है। आपसे पूछा गया कि बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछा गया है, यानी आपसे थीटा एंगल पूछा गया है। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, वर्क कितना है 20 जूल है, और बल कितना है 20 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, और यह आ जाएगा कॉस थीटा। दोस्तों 20 से 20 कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ये 2 इसके अपॉन बन जाएगा, और 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है दोस्तों, cos 60 की, कितने की वैल्यू होती है cos 60 की, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो दोस्तों बल और विस्थापन के बीच कितने का एंगल होगा 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए, और जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है W बराबर mgh। W बराबर क्या होता है mgh। तो आपसे इसमें क्या पूछा है, कार्य की गणना कीजिए। जब भी आपको ऊंचाई दी जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, W बराबर mgh, W बराबर fp वाला नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वस्तु का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 किलोग्राम। उसके बाद जी की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो ऊंचाई दे रखी है वो दे रखी है आपकी 1.5 मीटर। बस अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15 180 जूल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 जूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य जो है 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बल हमें फाइंड करना है, तो अभी हमने पढ़ा था W बराबर क्या होता है दोस्तों FD। जब एंगल की बात पूछी जाए तो FD cos थीटा लगाना है, जब एंगल की बात नहीं बोले तो केवल आपको सिंपल W बराबर FD फॉर्मूला लगा देना। तो जूल वर्क कितना दे रखा है 20,000 जूल। बल आपसे पूछा गया है, और जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 4000 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो और ये 4 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये इसको यहीं काट दो, 4 पंजे 20। F बराबर कितना आ गया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या पूछा गया है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, डैश में किए गए कार्य को रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे गलत ऑप्शन हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों अभी हमने किया था। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चनों को एक बार कर लेंगे तो आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन कई कई बार यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा आपका, 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। तो जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर mg
एच का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों W बराबर क्या हो जाएगा, M कितना दे रखा है 1 किलोग्राम और G का मान कितना दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और जो ऊंचाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 10। बस इसका सिंपल गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 98 जूल। दोस्तों इसका 98 जूल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। अभी दोस्तों क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन लगभग सेम है, बस आपकी वैल्यू अलग अलग है। तो जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर mgh। दोस्तों m कितना दे रखा है, वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम दे रखा है और गुरुत्व त्वरण g की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है और ऊंचाई कितनी है 2 मीटर। बस इनका सिंपली गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40, 40 दाई 400। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 400 जूल। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा की गणना कीजिए। तो दोस्तों W बराबर क्या होता है F इंटू टी। जब भी दूरी की बात करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F इंटू डी। तो इसमें कह रहा है 1 न्यूटन के द्वारा अगर 1 मीटर वस्तु विस्थापित होती है तो कार्य कितना हो जाएगा 1 गुणा 1 यानी 1 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 में क्या पूछा गया है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो दोस्तों वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है F इंटू डी। दोस्तों यहाँ पे D जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। जब भी कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है तब ही कार्य माना जाता है और यदि वस्तु दूरी तय नहीं करेगी यानी विस्थापन नहीं करेगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी तो उसका विस्थापन होगा 0। तो विस्थापन 0 हो जाएगा तो वर्क भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 0 जूल कार्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि एक वस्तु पर लगने वाले एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। तो दोस्तों अभी हमने बताया W बराबर Fg। दोस्तों बेशक इस पे बल लगे, बल का वैल्यू दिया है, बल लगाओ किसी वस्तु पर, लेकिन वस्तु अगर विस्थापित नहीं होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है तो उसका जो विस्थापन 0 हो जाएगा और विस्थापन 0 तो वर्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्थापन 0, यानी विस्थापन कितना होगा 0 शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। अभी क्या है, इसी प्रकार के 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मैंने बताया जब भी ऊंचाई की बात करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W बराबर mgh। दोस्तों यहाँ पे 120 न्यूटन दे रखा है और न्यूटन क्या होता है बल, यानी mg का पूरा मान कितना दे रखा है 120, या फिर आप W बराबर FD यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों बल का मान कितना दे रखा है 120 न्यूटन और दूरी जो दे रखी है वो 2 मीटर। तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, 240 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
दोस्तों कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कार्य क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? शक्ति। दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता, इसी को बोलते हैं शक्ति यानी कि पावर, या इसको सामर्थ्य भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, कार्य करने की जो क्षमता होगी वो यही शक्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया एक कार्य का मान धनात्मक होगा, जो वर्क होगा वो क्या होगा? धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा वर्क। तो वर्ग धनात्मक हो तो जिस निकाय पर, जिस सिस्टम पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा? उसकी ऊर्जा में क्या होगी? उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा, ना ही उसका मान शून्य होगा, ना ही नियत रहेगा। उसकी ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। क्योंकि जब दोस्तों किसी वस्तु का कार्य पॉजिटिव होता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों कार्य बढ़ता है, कार्य का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। तो दोस्तों जब वो खड़ा हुआ है तो उसमें विस्थापन ही नहीं होगा, और जब विस्थापन नहीं होता है, हम जानते हैं W बराबर यानी कार्य बराबर क्या होता है? F × D। तो विस्थापन नहीं होगा तो विस्थापन जीरो हो जाएगा, तो विस्थापन जीरो तो पूरा कार्य भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों कोई कार्य कब नहीं किया जाएगा? जब उसका विस्थापन जीरो है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। तो दोस्तों जो वर्क होता है वो क्या होता है? F × D। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो दोस्तों बस आपको वर्क के जो है दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक वर्क बराबर F × D होता है और दूसरा mgh होता है। दोस्तों इसमें पूछा गया है बल जो है धनात्मक, कार्य जो धनात्मक होगा। तो कार्य धनात्मक कब होता है? जब बल और बल के मतलब किसी वस्तु पे लगाया गया जो बल है और वो वस्तु किस दिशा में विस्थापित होती है, यानी कि जिस दिशा में बल लगता है अगर उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है तो वर्ग हमारा कैसा होता है? हमेशा धनात्मक होता है। तो बल और बल की दिशा में लगाया यानी किसी वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है? पॉजिटिव वर्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बल और बल की दिशा में विस्थापन जो बल की दिशा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, श्रुति कुर्सी पर बैठी है, और ऑप्शन नंबर डी खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में वो असफल है। तो दोस्तों सभी ऑप्शन में हम क्या देखेंगे कि विस्थापन किस चीज में हो रहा है? तो दोस्तों सब में से जो ऑप्शन नंबर बी है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, जब वो चल रही है तो उसमें विस्थापन होगा, और जब विस्थापन होगा तो वहां पे कार्य भी होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है उसी में कार्य होगा, बाकी सभी ऑप्शन में कोई कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि सभी में विस्थापन कितना है? जीरो है। जब कोई चल ही नहीं रहा है तो विस्थापन नहीं है, जब विस्थापन नहीं है तो वो कार्य भी क्या होगा? उसका जीरो हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण होता है। यानी दोस्तों कार्य शून्य कब होगा? कार्य बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। जब भी कोण की बात की जाएगी, एंगल की बात की जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा।
तो पूछा गया है कार्य जब शून्य हो जाएगा तो थीटा का मान कितना होगा। तो दोस्तों थीटा का मान कितना होगा 19, क्योंकि cos 19 पर 19 के एंगल पर cos 90 का मान कितना होता है 0। जब cos थीटा का मान 0 हो जाएगा तो पूरा वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 0। तो इसका जो सही आंसर होगा थीटा बराबर 90 पर क्या होता है कार्य शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है एक कुली 100 मीटर की दूरी तक, जो डिस्प्लेसमेंट है दूरी कितनी दे रखी है 100 मीटर, 500 न्यूटन का भार उठाता है। एफ का मान कितना दे रखा है दोस्तों 500 न्यूटन। तो किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्तों कार्य पूछा गया है, तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को उठाएगा तो बल की जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी, लेकिन चलेगा इस दिशा में, तो एंगल कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा का मान कितना हो जाएगा 90। फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, W बराबर क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ का मान कितना दे रखा है 500, डी की वैल्यू कितनी है 100 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो दोस्तों cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। जब cos वैल्यू 90 की वैल्यू 0 होगी तो पूरा कार्य क्या हो जाएगा हमारा 0। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य कितना होगा 0 जूल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन को अगली नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।